हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्यालय एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस नेम रिएक्शन सीरीज में। आज मेरा टॉपिक है क्लेजन कंडेंसेशन एंड डेकमैन कंडेंसेशन। एक्चुअली देखो, पहले बता देता हूँ, डेकमैन कंडेंसेशन कुछ ऐसा बहुत ऐसा चीज नहीं कि मतलब सर ये तो अचानक से मैंने नई चीज, कुछ नया नहीं है। एक्चुअली क्लेजन कंडेंसेशन का ही पार्ट है ये। इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन को ही हम लोग डेकमैन कंडेंसेशन बोलते हैं। जिस तरह से एल्डोल में आपने पढ़ा था ना, सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, बिल्कुल उसी के जैसा है। तो कोई ऐसा स्पेशल चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, पहले ही मैं बता देता हूँ। बच्चों को लगता है यार कुछ फ्लैश कर दिया यूट्यूब में ऐसा, और सर कुछ नया, कुछ भी नया नहीं है। हाँ, मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा, जो मेरा रूल होता है। पहले थ्योरी बताऊंगा और उसके बाद पूरा डिटेल में मैकेनिज्म बता के आपको बताऊंगा। चलो हो गया। और मैकेनिज्म नहीं समझना है तो भी ट्रिक बता देता हूं, आपको पता तुरंत आप ऐड करके प्रोडक्ट बना लोगे। क्लियर बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं हमारे सीरीज को। चलो पहले तो हम लोग फिर से वही रूल, मेरी क्लास में एक ही चीज है, पहले थ्योरी उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या है क्लेजन स्मिथ सॉरी क्लेजन कंडेंसेशन? इट इज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन दैट अकर्स बिटवीन टू एस्टर, यानी इस बार एस्टर ग्रुप होना चाहिए। यानी कौन सा ग्रुप होना चाहिए? RCOOR ग्रुप होना चाहिए। और वन एस्टर एंड अदर कार्बोनाइन कंपाउंड, जनरली कीटोन हम लोग देखते हैं। ठीक है, CH3CO CH3 इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस हम लोग जनरली क्या देखेंगे? C2H5ONA। ठीक है, रिजल्टिंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ बीटा कीटोएस्टर या बीटा डाइकीटोन बनता है। यानी इसमें जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो क्या बनेगा? बीटा कीटोएस्टर बनेगा। ठीक है, अब क्लेजन कंडेंसेशन कितने टाइप के होते हैं? तो सर क्लेजन कंडेंसेशन के फर्स्ट टाइप होते हैं क्लासिक और सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है? द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ एस्टर। अच्छा, एस्टर कैसा होना चाहिए? एनोलाइजेबल एस्टर। सर कुछ स्पेशल नहीं, एनोलाइजेबल एस्टर मतलब ऐसे एस्टर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, लेकिन कैसे होने चाहिए? एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। याद रखना ये चीज बहुत वीवीआई है। एक अगर होंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा बीटा कीटोएस्टर, उसका यील्ड जो होगा थोड़ा कम होगा। इसलिए 2 होंगे तो अच्छे से आपका बीटा कीटोएस्टर बनेगा। और क्यों बनेगा उसको मैकेनिज्म भी अच्छे तरीके से समझा दूंगा मैं आपको। इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस इज कॉल्ड सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन। अच्छा, इसका कोई एक एग्जांपल ले लो, कोई भी ऐसा एस्टर ले लो। लाइक मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, देन CH2 CH3, चलेगा क्या? हाँ, इसको मैं ले सकता हूँ, ले लिया मैंने। दूसरा इसी का ही तो सेल्फ सेम लेना है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3। ठीक है, इसका रिएक्शन होना है बिल्कुल सर बेस के प्रेजेंस में, इस तरीके से लिखा रहेगा। हाँ, चलिए, अब बोला भैया प्रोडक्ट बता दो। तो अब मुझे मैकेनिज्म नहीं आता, तो क्या करूंगा? ध्यान रखना, आपको पता है ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, यानी अल्फा हाइड्रोजन दोनों में है, तो कहीं ना कहीं गेम होगा। तो अब देखो क्या करना है, इसका अल्फा हाइड्रोजन मतलब इसका हाइड्रोजन हटा के जो ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा होगा इस साइड, उसमें आप क्या करो? ऐड कर दो, इधर मत लगाना। ठीक है, तो जैसे ही इसमें लग गया तो प्रोडक्ट आपका क्या हो गया? C2H5OH बाहर निकल गया। बिल्कुल, बचा कौन? ये CH2 बचा, ये CH2 फिर से इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना देखो तो? CH3 C डबल बॉन्ड O, देन CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो अल्कोहल कैसे निकला, समझ में आया? अगर इसको अल्फा हाइड्रोजन मानते हैं तो यहां से बाहर आता, और जैसे ही इस जगह से ये H निकल के बाहर आ गया तो यहाँ CH2 बना, CH2 इस कार्बन के साथ ऐड हो गया, तो CH3CO CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। डायरेक्ट खेल है एकदम। अगर मैकेनिज्म नहीं आता तो इसी तरह से अल्कोहल ऑक्सीजन के इस साइड जो लगा रहेगा उससे दूसरे वाले का H उसमें दे दो, तो क्या बनेगा? CH3 CH2OH, यानी C2H5OH बाहर आ गया, और ये वाला जो CH2 है उसमें ऐड ऑन कर दो, सीधा सीधा आपका रिएक्शन हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसी का ही मैकेनिज्म बताने वाला हूं, इसी का ही आपको दूसरा आ जाए टाइप, मिक्स और क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। तो बोलता है इन दिस रिएक्शन वन इनोलाइजेबल एस्टर और कीटोन एंड वन नॉन एनोलाइजेबल एस्टर आर यूज्ड। मींस इसमें क्या करते हैं, या तो एनोलाइजेबल एस्टर मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, या तो एक वो ले लो, या एनोलाइजेबल क्रिस्टल ले लो, यानी कीटोन ले लो, यानी ऐसे कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, और दूसरा एक नॉन एनोलाइजेबल होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। अब ये देखो, अब बताओ किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? कीटोन है, इसी को बोलते हैं एसीटोफिनोन, और इसको क्या बोला जाता है? इथाइल बेंजोएट। हाँ चलो, अब इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन है क्या? ये अल्फा पोजीशन है। हाँ, तो रूल आपको समझ में आ गया। तो सामने वाले का क्या निकलेगा? अल्कोहल। ये H इसके साथ चला गया तो सबसे पहला प्रोडक्ट तो बाहर तुरंत निकाल दो,
C2H5OH। अब ये जो यहाँ जो CH2 बचेगा ये इस कार्बन के साथ ऐड होगा। हाँ सर बिल्कुल ऐड होगा। तो देखो आराम से लिखते चले जाओ जो ट्रिक है, C डबल बॉन्ड O, ये पूरा हट गया, ये CH2 इसके साथ आ गया, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और इसको इस तरीके से, यही तो हो गया आपका प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं है, नहीं। अब इसका नेम बताओ, 1 2 3, तो क्या बोलोगे, 1,3 डाइफिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप है C6H5, 1,3 डाइफिनाइल, 1 2 3 प्रोपेन। अब कितने कीटोनिक ग्रुप हैं, दो, फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे, तो 1,3 डायोन। फिर से बोलो, 1,3 डाइफिनाइल प्रोपेन, 1,3 डायोन। देखो कितना आसान है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट को बोला जाता है इंट्रामोलिकुलर और डिकमैन कंडन। सबका मैकेनिज्म वही है, ठीक है, बस खाली याद रखना किस तरह से। तो इसमें डिकमैन में आपको क्या बोला है, थोड़ा सा देखो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। इन दिस रिएक्शन अ मॉलिक्यूल विद टू एस्टर ग्रुप, एक ही मॉलिक्यूल में दो एस्टर ग्रुप लगा है तो उसको लेंगे, यानी डायस्टर की बात करता है। इन दिस रिएक्शन अ मॉलिक्यूल विद टू एस्टर ग्रुप रिएक्ट इंट्रामोलिकुलरली फॉर्मिंग अ साइक्लिक बीटा क्रिस्टल। क्या आपने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, बिल्कुल, उसमें रिंग बनने वाला था, इसमें भी रिंग बनेगा। अब मुझे पहले बताओ अल्फा हाइड्रोजन कहां कहां है। सर ये एक अल्फा पोजीशन हुआ, ये एक अल्फा पोजीशन हुआ, तो किसी एक को मान लेना। अब कितने मिथाइलिन ग्रुप हैं इस दोनों एस्टर ग्रुप के आसपास, ये देख रहे हो, हाँ। तो सर 1 2 3 और 4, तो जो रिंग बनेगा एक कार्बन ज्यादा बना लेना, यानी जो रिंग बनेगा वो 5 मेंबर। अगर यहाँ पे 5 होते तो रिंग बनता 6 का, अगर यहाँ पे 6 होते तो रिंग बनता 7 का। अब जनरली आपको 5 और 6 का ही दिखता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो आपके रिंग बनने वाले हैं 5। अब देखो कैसे, ये ट्रिक है, अब ध्यान देना। मैंने 5 बना के बैठ गया, अब छोटा सा ध्यान दो, मैंने इसके अल्फा हाइड्रोजन को लिया है, बिल्कुल, तो क्या बाहर आएगा, इस साइड का सारा बाहर, हाँ सर बिल्कुल, जिसके अल्फा हाइड्रोजन को है उसके सामने वाले का ही तो अल्कोहल निकलेगा, यानी मैंने बाहर कर दिया C2H5OH। अब ध्यान देना, तो ये जो कार्बन है वो इस कार्बन से कहीं ना कहीं ऐड होगा, तो मैंने मान लिया ये फर्स्ट कार्बन है, इस कार्बन पे ये लगा दिया मैंने फर्स्ट, यहां डबल बॉन्ड O। अब इस कार्बन पे कौन ऐड होगा घूम के, ये, यानी इस कार्बन पे ये वाला ग्रुप ऐड हुआ, तो इस वाले ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकल गया, यानी CH बचा, और CH के साथ कौन है, ये है क्या, C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3, दूसरा खत्म। अब बचा तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, यानी जितने कार्बन इस दोनों एस्टर ग्रुप के अंदर आपको दिखेंगे उससे एक ज्यादा कार्बन का रिंग बना के आ जाना, कहीं मिस्टेक नहीं है। फिर से समझो, इसको अल्फा माना तो ये हाइड्रोजन यहां जाके क्या बाहर, अल्कोहल बाहर, तो यानी ये CH इस कार्बन से ऐड हुआ, तो इस कार्बन को मैंने फर्स्ट मान लिया, इसके साथ ये CH ऐड हुआ, ये CH यही तो है, यहाँ पे रिंग में कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ ये पूरा बल्कि ग्रुप है, इसको लगा दिया। अब ये हो गया, बचा कौन, CH2, बचा कौन, CH2, ये बचा कौन, CH2, काम खत्म। बताओ हो गया, काउंट करके देखो, 1 2 3 4, कहां से, 1 1 2 3 4, और आपने एक और ले लिया तो 5, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हो गया। आगे आराम से देखो ध्यान से, ये आ गया, ये इस तरीके से आपका हो जाएगा, घबराने का कोई बात नहीं है, तो आराम से शांति से भी आप करोगे तो प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। देख लो जिस तरीके, जितने मिथाइलिन ग्रुप अंदर रहेंगे उससे एक बना लेना ज्यादा, और काउंटिंग देख लेना किसको, अगर इसको मानते तो भैया इधर, अगर इसके अल्फा हाइड्रोजन लेते तो इधर से C2H5OH निकलता, खत्म बात, आ गया। चलिए अब इसका मैकेनिज्म समझिए जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहला, इसका मैकेनिज्म क्या बोलता है, अल्फा प्रोटोन इज रिमूव्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। चलिए मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3, क्लियर, हाँ जी सर बिल्कुल, ये आपको पता है रिवर्सेबल प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम में रहने वाला है, ठीक है। इसका टेंडेंसी अब क्या हो जाएगा, मैंने कौन सा बेस लिया है, C2H5O माइनस Na+। अब आपको पता है ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, तो यहाँ से ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, जल्दी बता दो, CH2 माइनस H बाहर, ठीक है, तो क्या बनेगा जल्दी बताओ, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3, देखो है,
हाँ सर। अच्छा, आपको पता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है क्योंकि इसका दूसरा भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये यहाँ गया तो ये यहाँ आएगा, तो क्या बनेगा जल्दी बता दो। CH2 डबल बॉन्ड CO-O देन CH2CH3। क्या कोई प्रॉब्लम है? इसी को बोलते हैं फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन या इनोलेट आयन। और ये कैसा एक्ट करेगा बच्चा? न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा। क्लियर? अब रिएक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है बैकवर्ड जाने की, लेकिन हमें जाना है फॉरवर्ड। समझ लेना क्यों। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा डोमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका प्रोडक्ट बना, जो इंटरमीडिएट आपका दिख रहा है, वो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबल है। और जब आपका प्रोडक्ट स्टेबल होने लगता है तो फॉरवर्ड ही तो फेवरेबल होता है। यानी रिएक्शन आप बोलेगा भैया मैं बैकवर्ड कम फॉरवर्ड की तरफ जाऊंगा। ये आ गया। अब ये जो आपका बना था कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द अदर एस्टर इज न्यूक्लियरली अटैक्ड बाय दिस इनोलेट आयन। अब जो एक और मॉलिक्यूल जो आपका बचा हुआ है, जैसे वो किससे अटैक होगा? इस न्यूक्लियर, यानी सेकेंड स्टेप क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो क्या होगा भाई, मैं भी समझूं। दैट इज C डबल बॉन्ड O CH2, देन आपके पास क्या है बच्चा? CH3। अब ये किस पे अटैक करेगा? जो दूसरा मॉलिक्यूल है एस्टर का, उस पे कहीं ना कहीं ये अटैक करने वाला है। स्टेप धीरे धीरे समझो। अब आपको पता है इस बार एरो किसका ज्यादा होगा? इस साइड का ज्यादा होगा और इस साइड का कम। स्टिल ये तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन फॉरवर्ड को ज्यादा, क्योंकि ये जो कोई स्टेबल आपका बन गया ड्यू टू रेजोनेंस इनोलेट आयन। यानी सेकंड स्टेप क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। क्या थोड़ा सा समझ लो। हाँ सर बिल्कुल, थोड़ा रुक जाओ। ये इस जगह जाएगा, यहाँ पे माइनस और इस जगह पे प्लस, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ जाके अटैक करेगा क्या? हाँ सर बिल्कुल करेगा। तो करेगा तो क्या बनेगा? हाँ जी सर बताते हैं। तो देखो ऐड करना स्टार्ट करो। CH3, ये C, इस पे O माइनस, और ये जो O CH2CH3 यानी C2H5 लिख दूं? बिल्कुल। अब यहां से जो ये CH2 है इस कार्बन पे ऐड है, तो लगाओ CH2, देन C डबल बॉन्ड O CH2CH3। यानी क्या बन गया? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब आपको क्या लगता है? ये बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, तो इसके बाद जो स्टेप क्या होगा वो देखो। इसके बाद जो स्टेप होगा, द एल्कोक्सी ग्रुप इज देन एलिमिनेटेड। अब क्या होगा? जो एल्कोक्सी ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, ये क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? आपका डबल बॉन्ड। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, क्या मैं उसको इस तरीके से, पहले तो इसको ऐसे लिख दूं, CH3 CO माइनस, देन O C2H5, then CH2, then C डबल बॉन्ड O, then CH2, and then CH3। यही तो है? हाँ सर बिल्कुल यही है। अब जब हम रिएक्शन की आगे की तरफ फिर से जाएंगे तो आपको पता है ये इस जगह आएगा और ये यहां से बाहर, तो बनेगा क्या जल्दी बता दो। CH3, then C डबल बॉन्ड O, then CH2, then C डबल बॉन्ड O और CH2CH3, और साथ में क्या बनेगा? एल्कोक्साइड आयन निकल गया, C2H5O माइनस। यहां तक आपको लग गया सर हो गया रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट तो बन गया, बीटा कीटो एस्टर आपको दिख ही रहा है ना? ये तो सर खत्म। हाँ जी हाँ, मैं भी बोलूंगा यही तो प्रोडक्ट था। देखो CH3 CO O C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन गया और आप आराम से बैठ गए हो कि हाँ सर काम हो चुका है, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहां से प्रोडक्ट खत्म नहीं होता। अब आप देखो ये स्टेप तो बन गया, लेकिन यहां पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या दिख रहा है? ड्यू टू ये बेस, ये अभी अल्कोक्साइड आयन यहीं पे है, और आपको पता है दोनों तरफ ये कार्बोनाइल जो एस्टर ग्रुप है, मानो इस तरफ जो ये आपका कार्बोनाइल CO ग्रुप है, ये CO जो यहां तक की बात कर रहा हूं, जिसके चलते जो ये कार्बन पे जो 2 हाइड्रोजन लगा हुआ एसिडिक हो जाएगा, माइनस I इफेक्ट का डोमिनेट होगा, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दोनों साइड। बिल्कुल। तो जिसके चलते ये बेस क्या करेगा? फर्दर कहेगा कि मुझे हाइड्रोजन दे दो, यानी रिएक्शन यहां स्टॉप नहीं होगा, यानी बीटा कीटो एस्टर रुकने वाला नहीं है, प्रोडक्ट बना नहीं अभी तक, क्योंकि इस बेस के चलते अभी भी ये अनस्टेबल स्टेट पे आ गया, यानी यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के चलते इसमें जो 2 हाइड्रोजन लगे हैं वो आपके क्या हैं बच्चों? वो आपके एसिडिक हाइड्रोजन हैं। यानी अब क्या बनेगा? इस तरीके से हम लोग लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, देन CH माइनस, देन C डबल बॉन्ड O
CH2CH3 और साथ में क्या बाहर C2H5OH। क्लियर। अब आप देखो क्या इसका हम दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल बनाइए, किसने रोका है। तो कैसे दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा? दोनों साइड में किसी साइड कर दो। तो क्या मैं इसको ये इधर आ गया और ये इस तरफ हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं CH3CO माइनस देन डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH2CH3। क्या कोई प्रॉब्लम है? अब ये रेजोनेंस भी आपका जो न्यू इनोलेट एनायन बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया टू फॉर्म अ न्यू हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट आयन बन चुका। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कार्बन चेक कर लेना, आई होप सब कुछ चेक है। अब ध्यान से समझना, अब आप देखो कि ये जो यहाँ पे आपका CH माइनस है यानी एनायन है और ये एनायन स्टेबल नहीं है, ठीक है। अब एनायन तो स्टेबल है, मींस ये तो प्रोडक्ट नहीं बना, मेरा कहने का मतलब प्रोडक्ट तो बना नहीं, बीटा कीटो एस्टर नहीं बना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्वस एसिड यूज करेंगे लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक्वस एसिड का क्या काम है, तो जो आपका एनायन बना, ध्यान देना, CH3COO देन CH यहां पे माइनस का साइन देन C डबल बॉन्ड O C2H5 लिख दूं, CH2CH3 को, बिल्कुल। अब ये क्या करेगा बच्चों, एक्वस एसिड यानी H3O प्लस के साथ रिएक्ट करे। काम क्या है, इज एडेड इन द फाइनल स्टेप टू न्यूट्रलाइज द इनोलेट। अब इसको न्यूट्रलाइज करेंगे क्योंकि ये H प्लस देगा और जैसे ही H प्लस देगा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O यहां पे CH2CH3 लिखो या C2H5 लिखो, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इसीलिए जब हम मैं मैकेनिज्म बढ़ा रहा था तो इस तरीके से लिखता था H3O+, इसका रोल समझ में आया। इसीलिए इसको दिया जाता है ताकि जो ये इनोलेट आयन आपका बना वो फिर से क्या हो जाए, स्टेबल प्रोडक्ट दे दे। यानी इज एडेड इन द फाइनल स्टेप टू न्यूट्रलाइज द इनोलेट एंड एनी बेस स्टील पे, कोई भी बेस हो उसको ही बाहर। द न्यूली फॉर्म बीटा कीटो एस्टर इज डन आइसोलेटेड। जो न्यूली फॉर्म बीटा कीटो एस्टर है उसको हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं, यानी फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया। यानी यहां नहीं रुकोगे, इसके चलते ये वाला क्या हो जाएगा, फिर से अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा, जिसके चलते यहां पे बीटा कीटो एस्टर नहीं बनेगा, फर्दर स्टेप। और ये दोनों क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दिखा चुका। अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला था कि ऐसे एस्टर लेंगे जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन हो तो अच्छा आपका बीटा कीटो एस्टर बनेगा। अगर 1 अल्फा हाइड्रोजन हो तो बीटा कीटो एस्टर बनने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। यानी एस्टर कैसा लोगे, 2 बीटा, जैसे CH3 ले लिया, इसमें आपके इस तरह से आपने ध्यान से समझना बच्चों, कहीं मिस्टेक हो तो मुझे बता सर आपने गलत करा। ये इसके पास 2 है, 3 तो है, इसके पास 2 तो है ही, मतलब 2 से ज्यादा। अगर मैं इस तरीके से ले लूं CH3 CH3H और C डबल बॉन्ड O C2H5, अब बताओ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर इसके पास तो सेकेंड वाले के पास तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। अब इस तरीके से अगर एस्टर लोगे और क्लेजन कंडेंसेशन कराओगे तो याद रखना जो क्वांटिटी बनेगी बीटा कीटो एस्टर की, जो यील्ड होगा वो लो होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा थ्योरी पढ़ा रहे हो क्या, ये क्या आप बता रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल ऐसा होता है। रीजन क्या है कि 2 अल्फा हाइड्रोजन लेने की वजह से क्यों प्रोडक्ट अच्छा बनता है वो समझना। आपको पता है ये सारे प्रोसेस क्या है, आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिवर्सेबल प्रोसेस दोनों तरफ जा सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं फॉरवर्ड डोमिनेट करता है। तो क्यों डोमिनेट करता है वो आपको समझने की बात है। आ जाओ इस स्टेप पे। अच्छा, जब मैं ये कंपोनेंट लेता हूं, जैसे इसी का दूसरा जो रेजोनेंस फॉर्म है CH3O माइनस डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C2H5, यही तो इसका दूसरा रेजोनेंस फॉर्म है, बिल्कुल। अब ये क्या करेगा, मीडियम से H प्लस ले लिया, और जैसे ही मीडियम से इसने H प्लस ले लिया तो क्या ये कुछ टॉटोमरिक फॉर्म बना रहा है क्या? देखो तो क्या इस तरीके से बनेगा क्या, CH3 देन आप इस तरह से लिख सकते हो COH देन डबल बॉन्ड CH then C डबल बॉन्ड O एंड CH2CH3, यहाँ पे O लगा दो, ठीक है। क्या कुछ इस तरीके से आपका बनता हुआ दिखेगा, और आपको पता है यहाँ हाइड्रोजन लिंकेज तो हो ही सकता है। तो ये जो टॉटोमर बनने के रीजन है, ये जो टॉटोमरिक फॉर्म बना बीटा कीटो एस्टर का, समझना ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट बता रहा हूं। ये जो बीटा कीटो एस्टर का टॉटोमरिक फॉर्म बना, कार्बन की वैलेंसी हर जगह सेटिस्फाइड है, ये भी चेक कर लेना, हाँ ठीक है। कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड करता है, कभी कभी मैं भी लिखते वक्त कोई भी मिस्टेक कर सकता है। ये जो टॉटोमरिक फॉर्म बना, जिसके चलते जो आपका ये जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है ये बीटा कीटो एस्टर का, वो लो हो जाएगा।
अगर बीटा कीटो एस्टर का इस जगह जो बना हुआ है, अगर इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लो होगा, कान खोल के सुनो, तो रिएक्शन जो बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कम हो जाए तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं, किस तरफ जाता है, फॉरवर्ड जाता है। तो क्या बोला, ये जो बीटा कीटो एस्टर है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फॉर्मेट में है, ये टॉटोमरिक फॉर्म बनाने की वजह से जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इस बीटा कीटो एस्टर का क्या हो जाएगा, कम, जिसके चलते रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा डोमिनेट करेगा फॉरवर्ड जाने की रेदर देन बैकवर्ड जाने, यानी इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा ये अल्टर कर देगा और ज्यादा डोमिनेट करेगा फॉरवर्ड। अब ज्यादा अगर डोमिनेट करेगा फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने का, तो किसका क्वांटिटी ज्यादा होगा, बीटा कीटो एस्टर का क्वांटिटी ज्यादा। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं सर, आप बोलोगे सर इसका कंसंट्रेशन घट रहा है और आप कह रहे हो बढ़ रहा है। मैं इक्विलिब्रियम, जबकि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, ए और बी, ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम में हो, और अगर ए का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। और अगर बी का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगा, बैकवर्ड की तरफ। लेकिन अगर बी का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन घटेगा तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड ही डोमिनेट करेगा। तो जब फॉरवर्ड ही डोमिनेट करेगा तो रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता हुआ किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ। तो किसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी ना। हाँ, तो अगर कोई पूछे कि भाई क्यों हम लोग 2 अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं, तो बोलना जो टॉटोमरिक फॉर्म होने की वजह से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, कम हो जाएगा, जिसके चलते रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ डोमिनेट करेगा और बीटा कीटो एस्टर का यील्ड ज्यादा होगा। तो बोलोगे सर दो अल्फा हाइड्रोजन क्यों, एक अगर ले तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल। अगर मैंने इस तरीके से ले लिया, समझ जाना, CH3 CH3H, एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझो। वीडियोस तो आप बहुत देखते हो, लेकिन मैं एक एक चीज कोशिश करूंगा, ठीक है। अब इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो रूल तो आपको पता है, पहला क्या बनने वाला है, हाँ जी सर, पहला तो वही सेम चीज, कोई नया कुछ नहीं बता रहा हूं मैं। CH3 CH3, इस जगह पे माइनस C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले दिया C2H5O माइनस Na+, आपको पता है C2H5OH बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये O, अब CH2 CH3, थोड़ा और अच्छे से, ये आ गया। आपको पता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, CH3 डबल बॉन्ड C, ये O माइनस O, CH2 CH3, यही तो पहला स्टेप हो गया, बिल्कुल। ये इनोलेट आयन है, अब यही दूसरे पे अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल पे। जो दूसरे मॉलिक्यूल है देखो क्या है, वो इस तरीके से लगा दिया, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो तो बच्चों बताते जाना, आई होप नहीं होना चाहिए, फिर भी इंसान हूं, हो ही सकता है। CH3C CH3, ठीक है बच्चा। अच्छा, और अच्छा कहीं और मिस्टेक तो नहीं कर दिया, CH3C डबल बॉन्ड O, हाँ ठीक है। यहाँ पे आपका H आ गया, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल H आ गया। अब इस जगह पे आपका क्या हो जाएगा, इस जगह पे आपका है C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3, यही तो है, बिल्कुल। अब आपको पता है ये यहाँ पे माइनस का साइन और ये यहाँ पे प्लस का साइन, तो ये वाला जो है इस जगह पे एड ऑन होगा, हाँ बिल्कुल। तो एड ऑन होके क्या बनने वाला है, तो चलो करके देखते हैं। मैंने करके देखा, क्या, पहले इधर वाला लिख दूं, CH3, यहाँ पे CH3, और इस जगह पे जो आपका H है बिल्कुल उसी तरीके से मैंने लगा दिया, कुछ नया काम तो किया नहीं है। C डबल बॉन्ड O, और ये नीचे इसको, ये O C2H5 को इस तरह से लगा दिया, बिल्कुल। उसके बाद ये कौन जुड़ेगा बताओ, C, यहाँ पे CH3, और इस जगह पे CH3 लगा दिया मैंने, देन C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3 हो गया। अब ये आपका हो गया टेट्रा जो हेड्रल इंटरमीडिएट। अब थोड़ा सा यहां समझने की बात तो क्या है, देखो तो थोड़ा सा जो मैं बताने वाला हूं, ये जो आपका इस जगह पे आपका बना हुआ है CH3, ये वाला हो गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब जो ये ग्रुप है, ये अब थोड़ा सा बैक साइड आ जाएं, हाँ। अब यहाँ देखो यही तो था, अब इस जगह पे हाइड्रोजन के जगह क्या था, एक ही हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन के जगह पे यहाँ CH3 और CH3 है। अब बताओ, जब इस जगह पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो
कहां से ये जो C2H5OH है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे यहां से एब्स्ट्रैक्ट किया था, तो जब एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या टॉटोमरिक फॉर्म बनेगा। अब इस जगह पे जो 2 हाइड्रोजन था, अब यहाँ पे CH3 है, तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो C2H5 कहां से हाइड्रोजन निकालेगा। जब हाइड्रोजन नहीं निकालेगा तो न्यू इनोलेट आयन बनेगा, और क्या टॉटोमरिक फॉर्म जाएगा, नहीं। जब टॉटोमरिक फॉर्म जाएगा ही नहीं, तो क्या वो जो कंडीशन मैंने बताया था वो इस जगह पे फुलफिल होगा, नहीं। जब इस जगह पे फुलफिल नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है बीटा कीटो एस्टर का, वो कहीं ना कहीं कम नहीं होगा। कम नहीं होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकता है, और बैकवर्ड अगर चला गया तो बीटा कीटो एस्टर की जो क्वांटिटी बनने वाली है वो कम होगी। इसीलिए ऐसे हम लोग एस्टर लेंगे जिसमें एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन हो। हर बुक में लिखा रहता है, यानी अगर इस CH3 को हटा के यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दे तो चलेगा, लेकिन अगर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है तो नहीं चलेगा। इस चीज को याद रखना। यहाँ है अब फर्दर बढ़ेगा ही नहीं, यहाँ से OC2H5 तो निकल जाएगा, लेकिन अब ये जो C2H5O है वो कहां से हाइड्रोजन लेगा, इस तरफ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो भैया आगे तो जाएगा ही नहीं। आगे जाएगा नहीं तो टॉटोमरिक फॉर्म तो बनेगा ही नहीं, यानी ये स्टेप तो फर्दर होने वाला ही नहीं है। ये वाला जो स्टेप मैंने बताया कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये तो फर्दर होने वाला ही नहीं है, तो फिर बात ही खत्म है। तो इसीलिए ऐसा हम लोग लेंगे एस्टर जिसमें एटलीस्ट क्या हो जाए, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो। आई होप सो सारा बेसिक्स मैंने आपको समझा दिया, मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन का भी ट्रिक समझा दिया, इंट्रामोलिकुलर जो डेकमैन कंडेंसेशन है उसका भी बता दिया, पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी, किस तरीके से क्या क्या स्टेप है वो देख लो। हाँ मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग कभी कभी खराब हो जाती है तो उसको ध्यान रखना। ये मैकेनिज्म जिस तरह से आपने सेल्फ क्लाइजन कंडेंसेशन का मैकेनिज्म किया है, उसी तरीके से मिक्स्ड का भी होगा, उसी तरह से डेकमैन रिएजेंट का भी होगा। सेम वही चीज है बिल्कुल, जो एल्डोल वाला याद किया था ना, बस एल्डोल वाला ही जैसा हम लोग चलते चलेंगे। देखो आ गया, फिर से मैं इसको बढ़ा देता हूं। अब क्यों 2 अल्फा हाइड्रोजन लेंगे उसका वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन कहीं पूछ दिया तो आप उसका भी जवाब दे सकते हो। ये लो कंप्लीटली आ गया समझ में। हाँ सर कंप्लीटली हम लोग को समझ में आ चुका है। तो चलो आज की क्लास में यहीं एंड करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और अच्छी चीजें, कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ आपसे मिलेंगे। बुल-किश्नर रिडक्शन के साथ मैं आपके पास फिर से आऊंगा। तब तक के लिए बच्चों खुश रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।